स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कल दिल्ली आएंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। आज अमेरिका से भारत डिपोर्ट किए जाएंगे 120 अवैध प्रवासी। दिल्ली में पूर्व सीएम केजरीवाल के बंगले की होगी जांच, सीवीसी ने दिया आदेश। गुजरात में महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ सड़क हादसा, 4 की मौत, 8 घायल। हम वो हिंदू हैं जो सभी धर्मों को बराबर मानते हैं और सम्मान करते हैं, अखिलेश यादव का बयान। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। गाजीपुर में 2 दिन पहले एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद अफजाल अंसारी ने महाकुंभ को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने सनातन धर्म और महाकुंभ को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। ऐसे में गाजीपुर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष देव प्रकाश सिंह की लिखित शिकायत पर पुलिस ने सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने और अफवाह फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया है। देव प्रकाश सिंह, पूर्व चेयरमैन, जिला सहकारी बैंक गाजीपुर। देव प्रकाश जी, आप गाजीपुर सांसद के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा है, क्या है मामला, क्या बताएंगे इसके बारे में? गाजीपुर सांसद सादियाबाद चौराहे पर एक संत शिरोमणि रविदास समिति के तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा था। उसमें उन्होंने कुंभ मेला को लेकर के अमर्यादित टिप्पणी किया। जब उस क्लिप को मैं देखा तो मैं मर्माहत हुआ और अंदर से इतना मुझे कष्ट और पीड़ा हुई कि सनातन धर्म के खिलाफ बार बार माननीय अफजाल अंसारी द्वारा अनाप शनाप टिप्पणी की जाती है। टिप्पणी ऐसे समय की जाती उनके द्वारा की गई कि जिस समय महाकुंभ 144 वर्षों के बाद महाकुंभ लगा है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसी दिव्य व्यवस्था की है कि पूरा देश विदेश के लोगों ने सराहना कर रहा है कि ऐसी कभी व्यवस्था कुंभ में नहीं हुई। कुंभ एक हिंदू सनातन धर्म का आस्था का पर्व है, हम उसको पर्व मानते हैं। वहां स्नान, जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां पर अमृत जब निकला तो पहला अमृत जो है तीर्थराज प्रयाग में ही गिरा। ऐसे जगह पर हमारे सनातन धर्म के लोग, सनातन धर्म के अनुयायी, सनातन धर्म के साधु संतों ने पवित्र स्नान करके हिंदू धर्म की भावना को एक सुसंगत पंक्तियों में सजाने का काम किया। यह बात अफजाल अंसारी को रास नहीं आई। मैं गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी से पूछना चाहता हूं कि आप बताओ कि आपका इतिहास और भूगोल क्या रहा है। आपका इतिहास शुरू में भी खून और अंत में भी खून, खून की होली खेलने का काम गाजीपुर के सांसद ने किया। चाहे आप उठाकर देख लीजिए साथियों, कोई चाहे वह मऊ का दंगा रहा हो, नंगा नाच हुआ। गाजीपुर जब मोहम्मदाबाद टाउन एरिया का चुनाव चल रहा था, यही अफजाल अंसारी ने नंगा नाच करा करके वहां कर्फ्यू और दंगा लगाने का काम किया। गाजीपुर की सरजमी गंगा जमुना की तरजीब की सरजमी है। यहाँ पर सब लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन हमेशा माननीय अफजाल अंसारी जब भी कोई सनातन धर्म का बड़ा पर्व पड़ता है तो उसके विरुद्ध कुछ न कुछ हमेशा अमर्यादित भाषा बोलते रहते। सादियाबाद में उन्होंने जो बोला कि जो कुंभ नहा लेगा उसका पाप धुल जाएगा, और पाप धुल जाएगा तो स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। मैं अफजाल अंसारी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी जन्नत का द्वार देखा है? माननीय अफजाल अंसारी बताएं कि क्या आपने कभी जन्नत का द्वार देखा है? क्या माननीय अफजाल अंसारी ने कभी मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोला है? इसके पहले जब उत्तर प्रदेश में अन्य पार्टियों की सरकार थी तो नमाज खुलेआम सड़कों पर पढ़ा जाता था, ट्रैफिकें जाम होती थी। उस ट्रैफिक जाम में कितने बच्चे इस तरह से पीड़ित महिलाएं थी, प्रसव की महिलाएं थी, उनका वहीं पर जो है राशन डिलीवरी हो जाता था। उस समय अफजाल अंसारी एक बार बयान नहीं देते हैं। और जब एक पवित्र नेक अच्छा काम हो रहा है, जहां देश की आस्था का सवाल है, जहां करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, वहां पर ये स्वर्ग और नरक की बात करते हैं। सर, एक
सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, किस तरह का मुकदमा सर, क्या पूरा मामला है? 12 फरवरी को संत श्री रविदास जयंती के कार्यक्रम में थाना शादियाबाद के अंतर्गत इनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था, जिसके संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई कि इस वक्तव्य के कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। महाकुंभ को लेकर ये वक्तव्य दिया गया था। इसके संबंध में उक्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित इसमें की गई। क्या धाराएं हैं सर? धाराएं इसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराएं हैं। बीएनएस के अंतर्गत 299 और 353(2) के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। किसके द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया? ये मुकदमा देव प्रकाश सिंह जी के द्वारा पंजीकृत करवाया गया है, जो इसमें उनके द्वारा तहरीर दी गई थी। अफजल अंसारी के महाकुंभ पर आपत्तिजनक बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने अफजाल को मानसिक विक्षिप्त करार दिया। विशाल सिंह ने कहा कि या तो अफजाल अंसारी मेंटल हो गए हैं या वो आजम खान बनना चाह रहे हैं। सुनिए। और देखिए, उनका ये अब या तो मेंटल हो गए हैं वो, या आजम खान बनना चाह रहे हैं, क्योंकि आजम खान जी की आवाज तो बंद हो गई है, तो सपा में एक आजम खान जी की जगह खाली है। तो या तो उस जगह को लेना चाह रहे हो, या तो वो मेंटल हो गए, क्योंकि वो ये पहली बार उन्होंने बयान नहीं दिया, ये वो दूसरी बार बयान दे रहे हैं। और इससे पहले वाले बयान पे भी उन पे मुकदमा दर्ज हुआ है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। रही इस बयान की बात, तो अब आपने भी बयान सुना है, आम जनता ने भी सुना है, सब में बहुत रोष है। और इस तरह की टिप्पणी से या तो अपने को आजम खान वाली जगह पे वो देखने के लिए परेशान है, इससे उन्हें मिलेगा कुछ नहीं। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में उनकी बेटी मंदिर मंदिर घूम के शंकर जी को जल चढ़ा रही है। चुनाव आता है तो आप ऐसे काम करते हैं। चुनाव बाद हिंदू धर्म से जुड़े हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, हिंदू धर्म से जुड़े हुए त्योहारों पे आप ऐसी भद्दी बयानबाजी आप देते हैं जो कल्पना से परे है। तो हम सब यही चाहते हैं कि उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। उन्होंने हिंदू मान्यताओं को लेकर जो स्वर्ग और नरक की नई परिभाषा करनी शुरू कर दी, ऐसे में आप क्या करें? अब ये मानसिक विक्षिप्त हैं, अभी लोग नहा के आए हैं, तो ये तो एक हमारा धार्मिक आयोजन है, उसमें एक परंपरा रही है कि आप, अब वो भी आज देखिए उत्तर प्रदेश और देश नहीं पूरे दुनिया में गौरव का क्षण है कि हम इतना बड़ा आयोजन किया। किसी ओलंपिक में आपने नहीं सुना होगा कि 50 करोड़ लोग वहां गए हों, किसी बड़े आयोजन में नहीं गया होगा। हमारे बड़े बड़े मजबूत देश हैं, अमेरिका जैसे देश हैं, जहां अभी लॉस एंजलिस में आपने देखा आग लगी थी। इतने बड़े संसाधन के बाद भी वो उस आग पे कंट्रोल नहीं कर पाए। तो हम लोग जितने सीमित संसाधन हम लोगों के पास है, उस हिसाब से हम लोगों ने जो आयोजन किया है, वहां जो भी संगम जा रहा है, हर आदमी कृतज्ञ हो रहा है। हर आदमी उत्तर प्रदेश के पूज्य महाराज जी को और मोदी जी को धन्यवाद दे रहा है। बहुत बेहतरीन आयोजन हुआ है। मैं खुद अभी कुंभ गया था पूरे परिवार के साथ। लोग परिवार के साथ जा रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। कोई ऐसी घटना नहीं सुनने में आई कि किसी के साथ कोई बदतमीजी हुई हो, किसी को कोई परेशानी हुई हो, किसी को स्नान करने में कोई समस्या आई हो, कोई सफाई की कोई समस्या हो, सुविधाओं में कोई कमी हो। तो हर तरह की व्यवस्था बेहतर उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और जो लोग भी कुंभ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वो धन्यवाद दे रहे हैं। इन लोगों को यही जलन है कि ये इतना सक्सेस ये कार्यक्रम कैसे हो गया। ये लोग यही परेशान है, छोटी छोटी कमियों को, गलत चीजों को टिप्पणी करके, गलत ट्वीट करके, गलत भ्रामक यूट्यूबरों के साथ मिलके भ्रामक चीजों को दिखा के ये केवल भ्रम फैला रहे हैं कि लोग कम जाएं। और मुझे लग रहा है कि 12 तारीख के बाद और 26 तारीख तक, शिवरात्रि तक ये रेला हम जो चला है वो चलता रहेगा अनवरत। मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में और लोग अभी स्नान करेंगे।
और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के बयान का समर्थन किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जो विज्ञान समझते हैं वो ये जानते हैं कि ना तो कोई स्वर्ग है और ना ही कोई नर्क। परंपरागत तरीके से ये बातें हम सुनते आ रही हैं, इसलिए मान लेते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि वहां बेईमानी हुई, 420 हुई। दिल्ली चुनाव से क्या समझ है सर? क्या कौन से प्रवक्ता पे केस हो गया? किन पे? नहीं देखिए, ये अगर एफआईआर हुई तो उन्हें बताना पड़ेगा कि कहाँ से खबर मिली है। कई बार आप लोग भी खबर देते हो तो हम खबर चला देते हैं तो पता लगा वो फर्जी खबर है। तो इसलिए हमें भी खबर वालों पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि खबर वाले कौन सी खबर चढ़ा रहे हैं। सर ये जो दिल्ली का रिजल्ट आया, लगता है कि इंडिया गठबंधन को मजबूती से लड़ना होगा, कांग्रेस का साथ जरूरी है क्या सर? कई बार हार से और कुछ कमी रह जाती है, उससे सीख मिलती है। मुझे लगता है कि हरियाणा की हार के बाद, महाराष्ट्र की हार के बाद और अब दिल्ली की हार के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। कैसे सर? हम जो कमी रहेगी उसको दूर करेंगे। अखिलेश जी, आज पुलवामा का बलिदान दिवस भी कहा जा सकता है और पीएम विदेशी दौरे में तमाम रक्षा संबंधी डील भी होने की बात सामने आ रही है, कैसे देखते हैं? तुम्हें किस बात की चिंता है भाई? अमेरिका से अगर कुछ बड़ा आ जाए हमारी फौज के बाद तो अच्छी बात है, लेकिन पुलवामा का याद करना, उन शहीदों को, उनके प्रति संवेदना, उनको याद करना, उनके बलिदान को याद करना, पूरे देश को याद करना चाहिए। लेकिन ऐसी घटना ना हो, और घटना के पीछे क्या साजिश हो, अगर देश की जनता जान जाएगी तो हमारा देश और मजबूत होगा। हमारी फौज को और जो इंटेलिजेंस है और हमारे जो लोग एक्शन लेते हैं आतंकवाद के खिलाफ, और मजबूती से ले पाएंगे। तो जो भी घटना हो, चाहे पुलवामा रही हो या उससे पहले रही हो, पूरी जानकारी अगर फौज को होगी तो मजबूती से ऐसे आतंकवादियों का मुकाबला कर सकते हैं। विदेश गए हैं प्रधानमंत्री जी, पिछली बार हीरा दे करके आए थे, इस बार सोने की चेन ले जाते। और हमारा यही निवेदन होगा सरकार से और अपील होगी कि हमारे कोई भी हिंदुस्तानी बेड़ियों से और हथकड़ी से वापस लौट करके ना आए। और अगर विदेश जा रहे हैं लोग तो वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास यहाँ अच्छी नौकरी नहीं है, और वो घर परिवार छोड़ करके अगर जा रहे हैं तो वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी बेहतर मिल रही है, उनका जीवन अच्छा होगा, उन्हें कमाने का अच्छा मौका मिलेगा, अपने सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। इसलिए भारत सरकार की जिम्मेदारी है, जब 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया में बता रहे हैं और मेक इन इंडिया सफल बता रहे हैं, डिजिटल इंडिया सफल बता रहे हैं, स्टार्टअप सफल बता रहे हैं और तमाम योजनाएं अपनी सफल बता रहे हैं, तो फिर भारत से छोड़ के क्यों जा रहे हैं लोग? पलायन क्यों कर रहे हैं? सर सुजीत समीर का एक कमेंट आया, बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है सर, सब पे है कि आप मुफ्त की रेवड़ी बांटकर परजीवी वर्ग तैयार कर रहे हैं जो काम करने के लिए तैयार। देखिए, हमारा संविधान वो अधिकार देता है कि जो गरीब हैं उनकी मदद की जाए, और केवल भारत में नहीं दुनिया में इस तरह की मदद होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रेवड़ी इसलिए कहेंगे कि वो कह रहे थे अच्छे दिन, बताओ अच्छे दिन की रेवड़ी किस दुकान में मिलेगी? तो इस तरह के बड़े सपने नहीं दिखाने चाहिए, और जो गरीब की मदद कर सके वो योजनाएं जरूर चलनी चाहिए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी मैं समझता हूँ पक्ष में रहेगा कि मान लीजिए समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटा, आप पत्रकार बनारस के हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे मिल जाएंगे जिन्होंने उससे रोजगार किया होगा, काम किया होगा, या फिर वो अपनी पढ़ाई में उससे मदद ली होगी, तो उसको रेवड़ी नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन अच्छे दिन को रेवड़ी बोल सकते हैं। वो एक लंबी कहानी है, क्योंकि उन्होंने जिंदा कर दिए मरे हुए लोगों को, एक एक व्यक्ति को 6-6 वोट डालने को मौका दे दिया। बाहर के लोग आए, वो वोट डाल के चले गए, पकड़े गए। तो इसलिए चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी है वो निभानी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने 500 से ज़्यादा शिकायतें की, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। तो 2027 में भी तो सर वहाँ कैसे हुई? अभी लोकसभा जीते थे ना, एक में आप गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन 403 में भारतीय जनता पार्टी की 420 ही नहीं चलेगी। एक में तो लड़ सकते हो आप, कुछ बेईमानी कर सकते हो। सोचिए, आप बीएलओ हटा दिए गए, क्या कारण था कि चुनाव आयोग ने ये नहीं देखा कि जाति के आधार पर पोस्टिंग हो रही है। बीएलओ हटा दिए गए, शिकायत की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से,
उसके बाद अधिकारी पुलिस के कुछ जातियों के ही पोस्ट कर दिया गया, चुनाव आयोग को शिकायत की गई, उसकी कोई परवाह नहीं हुई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे, वो आपने भी सुना होगा। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उसके अंदर बैठ करके कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे वोटों का। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही वोट डालने लगेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा आपका? इसलिए चुनाव आयोग को इस तरह के मुहावरा हम लोगों ने कह करके जगाने की कोशिश की है। नोटिस भी भेजा है कफन वाले बयान को। अरे भाई, अभी नोटिस वोटिस नहीं आया, हम भी तैयार हैं उसके लिए। हम चाहते हैं ये बहस बाहर आए, आयोग से बाहर कोर्ट में आ जाए, उसकी तैयारी हम लोग करेंगे। क्योंकि अगर जिंदा हो गए लोग, मरे हुए जिंदा हो गए, और जिन बूथों पर कभी भी 80% वोट नहीं पड़ता था, उन बूथों पे 80-90% वोट डल गया। सबका वोट डाल दिया, जो वहां थे नहीं उनका भी वोट डल गया। बाहर के लोग वोट डाल रहे थे, बीएलओ नए पोस्ट हो रहे थे, अधिकारी कौन पोस्ट होंगे, एसओ कौन होंगे, सीओ कौन होंगे। एक एसओ की तो आपने भाषा सुनी होगी, वो तो क्या सुना रहे थे, वो श्लोक सुना रहे थे। क्या श्लोक सुनाए उन्होंने, सुने नहीं आपने? वो ऐसे श्लोक सुनाए जो मैं कह भी नहीं सकता आपसे। जिस F-53 विमान, लड़ाकू विमान की पेशकश अमेरिका ने की, उसको एलन मस्क ने पहले ही कह दिया कि उड़ता हुआ कबाड़ आई है, महंगा कबाड़ आई है। तो भाई अब ले आओ। अगर जब देखिए, ये बड़े सवाल हैं, बड़े सवाल इसलिए बनते हैं क्योंकि देश का सवाल है। इससे आपको भी सवाल नहीं पूछना चाहिए, और तब सवाल नहीं पूछना चाहिए जब प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप उनको कबाड़ बोल रहे हो। तो मैं आपसे कहूंगा, जब प्रधानमंत्री जी आए तो उनसे पूछना कि कबाड़ क्यों खरीदा है आप। आपका प्रेडिक्शन क्या है सर 2027 में, कितनी सीटें आपको आ सकती देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, बीजेपी की 420 ही 2027 में नहीं चलेगी। जनता इनको हटा देगी। जनता इंतजार कर रही हो, जनता इसलिए इंतजार कर रही है, ना किसान की आय दोगुनी हुई, महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, आप रोजगार दे नहीं पा रहे, डिलीवरी बॉय बना दिया, आप सब व्यापारियों को बर्बाद कर दे रहे हो। जीएसटी ऐसा लागू किया कि जीएसटी जब तक व्यापारी समझता है, नया कानून आ जाता है जीएसटी में। तो ये जो जीएसटी की वजह से, वो मुनाफाखोरी की वजह से महंगाई जो हमारे देश के सामने है, वही भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी। आपने तो माँ गंगा के साफ करने की बात कही थी, क्या आप बताओ बनारस वालों, माँ गंगा साफ हो गई? अरे वरुणा को हम लोगों ने साफ करने का एक मॉडल तैयार किया था, और मैं आज कहता हूँ और फिर कहूंगा, जब कभी सरकार बनेगी तब आप देखना, वरुणा को या नदियों को साफ करने का जो मॉडल गोमती का मॉडल था, और जो मॉडल आपका वरुणा में बनाया था, वही मॉडल है जो हमारे देश की नदियों को साफ सुथरा करेगा। ये जो कसम खा रहे हैं कि यमुना को साफ कर देंगे, उनकी आपने कसम खाते हुए गंगा की भी देखी है, और फिर नई चीज देखी हम लोगों ने इधर। एक देखिए, हर एक से कुछ सीखना चाहिए हम लोगों को। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से सीखा है कि कपड़े पहन के ही स्नान करना चाहिए। हाँ, ये सही बात है, ये आप लोगों के लिए भी है, आप लोग भी यही सीखिए। अब यही सीखे तो अगली बार जब गंगा में हम स्नान करेंगे तो बाकायदा पूरे कपड़े पहन करके ही स्नान करेंगे। अध्यक्ष जी, आपकी सारी बातें सही है, सारे मुद्दे जमीन पर हैं, लेकिन वो हिंदुत्व को ला देते हैं महाकुंभ। अरे हम उनसे बड़े हिंदू हैं, ये कोई बात हुई? हम वो हिंदू हैं जो सभी धर्मों को बराबर मानते हैं, सब धर्मों का इज्जत करते हैं। हम वो लोग हैं जो विवेकानंद ने शिकागो में कहा था, जिस स्पीच के बारे में हम और आप लोग, बीजेपी के लोग भी चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम उस देश से आए हैं जिस देश के लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है उनके अंदर, और टॉलरेंस है उनके अंदर, जो भी आया उसको अपना लिया, उसको जगह दी। तो हमारा जो धर्म है, ये वही है जो स्वामी विवेकानंद जी ने रास्ता दिखाया था। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस का हमारा हिंदू धर्म है। अब बात कर लेते हैं महाकुंभ से जुड़ी खबर के बारे में। काशी में महाकुंभ पलट प्रवाह के चलते श्रद्धालुओं के उमड़ते महासंगम के कारण काशी विश्वनाथ के चढ़ावे में बढ़ोतरी हुई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन के अनुसार महाकुंभ के पौष पूर्णिमा से अब तक रिकॉर्ड करीब 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। एक महीने में बाबा विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने करीब 7 करोड़ रुपए का दान दिया।
आपको बता दें कि महाकुंभ में सुगम दर्शन के लिए टिकट बिक्री पर भी रोक है। इसके बाद भी भक्तों ने हुंडी संग्रह के माध्यम से एक महीने में 7 करोड़ रुपए का दान दिया। मंदिर के अधिकारियों का कहना है कि सोने और चांदी सहित और भी दान की गिनती अभी बाकी है। कर चुके हैं। दर्शनार्थियों की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सुगमता से उनका दर्शन हो जाए, इसके लिए ये जरूरी था कि सभी प्रकार के टिकट जो मंदिर में सुगम दर्शन टिकट होते हैं उनको बंद कर दिया जाए। पिछले करीब 20 दिनों से सुगम दर्शन टिकट, आरती के टिकट, सारे टिकट बंद हैं। इसके बावजूद भी बाबा के दरबार में दर्शनार्थी खुद ही हुंडी में इतना चढ़ावा चढ़ा दे रहे हैं कि टिकट के बंद होने का कोई असर नहीं हो रहा। पिछले एक महीने में करीब करीब 7 करोड़ रुपए के आसपास दर्शनार्थियों के द्वारा हुंडियों में चढ़ाया गया है। अभी और काउंटिंग होनी बाकी है। लगातार चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है इसलिए काउंटिंग नहीं हो पा रही है। फाइनल काउंटिंग होने के बाद ही हम बता पाएंगे कि दर्शनार्थियों ने कितना बाबा पे चढ़ाया। सारे टिकट बंद कर दिए गए हैं। चूंकि दर्शनार्थियों की इतनी भीड़ है तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए टिकट सिस्टम को बंद करना अनिवार्य था, इसलिए ये बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, ये अब तक का अधिकतम है। अधिकतम धनराशि की हुंडियों से प्राप्ति है और ये संख्या अभी और बढ़ेगी क्योंकि सारी हुंडियों की काउंटिंग नहीं हो पा रही है भीड़ की वजह से। अभी और हुंडियां खुलेंगी तो और ये संख्या बढ़ेगी। सर, देखा जाएगा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के अंबाला में बसपा नेता हरबिलास हत्याकांड के आरोपियों से पुलिस की फिर से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में यमुनानगर निवासी शिवम के पैर में 2 गोलियां लगी, जबकि उसके साथ ही गगन को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। घायल शिवम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल और 2 मैगजीन भी बरामद किए हैं। इसको पैर पे सुना गोलियां लगी है। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है इसका और क्या है? ये जी पुलिस वाले नारायणगढ़ CHC से लेके आए हैं और इनको पैरों में गोली लगी है। पेशेंट को हमने अभी देखा गया है तो ठीक है। अभी पेशेंट की कंडीशन ठीक है। अभी एक्सरे के लिए भेज रखा है तो एक्सरे वगैरह देखते हैं, कोई अंदर वगैरह तो नहीं है, तो फिर उसके बाद उसके आगे उस हिसाब से हम इलाज करेंगे। क्या नाम है डॉक्टर साहब? मेरे डॉक्टर के नाम है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से, जहां जिलाधिकारी BN सिंह ने मडपा के राजस्व ग्राम चोरा में जन चौपाल लगाकर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकारियों की मान्यता के अंतर्गत 137 लाभार्थियों को खतौनी का वितरण किया। लाभार्थियों की जीविका के साधन एवं खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उनके वन भूमि पर उन्हें खतौनी द्वारा मालिकाना हक प्रदान किया गया। आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या रही है कि जंगल और की जमीन होती है, तो ऐसे में सरकार क्या कर रही है और जिला प्रशासन क्या कर रहा है उनके लिए? देखिए, जनपद में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो पात्र व्यक्ति हैं, अधिकांश उसमें अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको पट्टा वितरण किया जा रहा है। अभी तक 16,000 पट्टे का वितरण किया जा चुका है। पट्टा वितरण के पश्चात उनका नाम खतौनी में अंकित करने की प्रक्रिया भी हम लोगों ने शुरू कर दी है और खतौनी में पट्टे का अंकन कर संबंधित जो वन अधिकार के लाभार्थी हैं उनको वितरण करने का कार्य माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा प्रारंभ किया गया है जनपद में। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ आए हुए थे और यहाँ 127 लाभार्थियों को
खतौनी में उनका नाम अंकित करके वितरित किया गया है। जिस तरह से यहाँ पे देखा जाएगा, ये विंटेज विलेज के नाम से भी पर्यटन के देने की बात एक बार उठी थी कि यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं, तो इसके लिए पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए तो क्या इसके लिए कुछ जिला प्रशासन करेगा? जिला प्रशासन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चला रहा है। कई गांवों में, सुदूर गांव में भी जो प्राकृतिक दृश्य हैं उनको देखने के लिए, जो बड़े तालाब हैं उनके किनारे इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और इस तरफ भी बहुत सुरम्य वातावरण है, यहाँ के लिए भी पर्यटन विभाग योजनाएं चलाएगी। ग्रामीणों से ये जानकारी मिली है कि यहाँ पे शिक्षक नहीं आते हैं, यहाँ पे बहुत गिने चुने 2, 4, 10 बच्चे ही हैं जो यहाँ पे कक्षा 5 या हाई स्कूल किए हुए हैं, बाकी यहाँ से 8 किलोमीटर दूर स्कूल है। तो ऐसे में शिक्षकों के समाधान की समस्या, जो मेरी जानकारी है, निश्चित रूप से विद्यालय गांव के समीप होना चाहिए और अधिकतम दूरी जो बच्चे को तय करनी पड़ती है वो 3 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। शिक्षकों के न आने की बात की जांच की जाएगी। सर, स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे नहीं है, काफी दूर मरीजों को जाना पड़ता है, इसके लिए क्या? अभी जानकारी में आया है कि स्वास्थ्य केंद्र NCL के माध्यम से यहाँ स्थापित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। माने जाते हैं, आदिवासियों के नेता भी माने जाते हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ सही वितरण हो रहा है या कुछ इसमें कमियां हैं? देखिए, जितना वितरण हो रहा है वो सही है, आज जिन लोगों का नहीं हुआ है आगे किया जाएगा। तो क्या समस्याएं आ रही हैं? भाई समस्या आ रही है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा नहीं हुआ, तो कारण क्या है नहीं हुआ, उस पर जांच कराया जाएगा। आपने हमारे जिलाधिकारी ने कहा है कि जांच कराएंगे। बाहरी लोगों का ये पूरे जनपद की समस्या है। दुद्धी विधानसभा में बाहरी लोग आदिवासियों के जमीन कब्जा किए हुए हैं, सर्वे में अपना नाम करा लिए हैं और पुलिस प्रशासन को मिला करके, कुछ राजस्व अधिकारियों को, कर्मचारियों को मिला करके वहाँ कब्जा ले रहे हैं। इसलिए मैंने DM साहब से कहा कि रोक लगाई जाए। पहले मैंने रोक लगवाया था, जिलाधिकारी महोदय ने रोक लगाया था, वो व्यवस्था फिर मैं चाहता हूँ कि कोई आदमी आदिवासियों की जमीन पर कब्जा न करने पाए। आपने एक बात कही है कि यहाँ पे राष्ट्रपति भी आए, राज्यपाल भी आए, मुख्यमंत्री 7 बार आए, तो यहाँ पे ऐसा कौन आदमी है जो ये आदिवासियों को पट्टा वितरण देने में रुकावट कर रहा है? तो जिला प्रशासन इसके लिए रुकावट बन रहा है? ये जांच का विषय है। नहीं तो कौन, आप तो नाम तो बताइए, क्या कारण है, इसके पीछे कौन है जो शासन नहीं है, क्या कारण है, तो जांच के बाद तो नाम तो बताइए कि कौन है। अरे भाई, जांच के बाद हमने क्यों आप आरोप लगाते हैं, नाम नहीं बताएंगे? जांच चलेगा तो आरोप आ जाएगा, आरोप लगाएंगे, नाम नहीं बताएंगे। क्या नाम बताएंगे? जांच के बाद पता चलेगा। विधायक जी, आज यहाँ पे आदिवासियों को पट्टा दिया गया है और यहाँ पे ये कही जाती है कि यहाँ पे कोई अधिकारी भी नहीं आता है, कोई नेता भी नहीं आता है। ऐसे में पट्टा वितरण हुआ तो यहाँ पे क्या सरकार को लेकर क्या इन लोग की सोच है? सरकार के प्रति इनकी अच्छी सोच है, तभी तो सरकार बीजेपी की बार बार बन रही है। इस बात से तो आप देख ही रहे हैं। और ये जितने भी आदिवासी, गरीब या हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी और मोदी योगी के साथ है। आज वनाधिकार के तहत एक बड़ा काम पूरे देश में जिस प्रकार मोदी जी के मार्गदर्शन में हो रहा, वैसे उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार बनी तो वनाधिकार कानून के तहत पट्टा दिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उसी क्रम में अभी राज्यपाल महोदय आकर के चपकी कॉरिडोर में सांकेतिक खतौनी, पट्टा तो पहले दे दिया गया था लेकिन उस पर खतौनी हस्तांतरण, आज खतौनी का वितरण हुआ चौरा गांव में, जहां हम सब लोग यहाँ उपस्थित होकर के आदिवासी भाइयों को उनके खतौनी उनको सौंपे। वो जमीन पे अब खतौनीदार हो गए, जमींदार हो गए। उसमें सरकार के जो भी योजनाएं हैं उनके उस जमीन के आधार पर उन सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलेगा। एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है और जिससे सभी लोग खुश हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सांसद छोटेलाल खरवार ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति भी आए, राज्यपाल भी आए और मुख्यमंत्री 7 बार आए और ऐसे में यहाँ पे आदिवासियों को पट्टा नहीं दिया जा रहा है, जिसमें यहाँ बहुत बड़ी धांधली की बात उन्होंने आरोप लगाया है। आज किस कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित थे? पट्टा वितरण के कार्यक्रम में उपस्थित थे, तो पट्टा वितरण तो हो ही रहा है, पट्टा वितरण में ही तो आए थे। आरोप है कि 127 लोगों से ही कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ बहुत सारे आदिवासी हैं जो पीड़ित हैं, तो उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया। प्रारंभ तो कहीं से होगा, प्रारंभ तो कहीं से होगा और पट्टा वितरण का काम हो रहा है। राष्ट्रपति महोदय के मार्गदर्शन, राज्यपाल महोदय के सुझाव और मोदी जी के अथक परिश्रम और प्रयास
और योगी जी के कर्मशीलता के नाते आज पट्टा वितरण हो रहा है और आगे भी जो बचे हैं सबका होगा। आरोप जिसको कोई लगाना हो तो आरोप जिसको ढूंढना हो, कमी ढूंढना हो, ढूंढता चले। हम सब लोग का, भारतीय जनता पार्टी और मोदी योगी का काम है कि समस्याओं का समाधान करो और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ो। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को कायम करते हुए हमें विकसित भारत बनाना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार को अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे। सीएम ने अपनी पत्नी अमृता फडणवीस और बेटी के साथ प्रयागराज के पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई और गंगा की आरती की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बार का महाकुंभ 144 साल का योग लेकर आया है और ऐसे योग में हमें संगम में स्नान करने का अवसर मिला। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूं कि मैं मेरे परिवार के साथ आज महाकुंभ में आ पाया। और जैसा हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ जो है ये इस बार जिस प्रकार के योग लेकर आ रहा है, 144 साल बाद ये योग आया है, तो इस बात की भी प्रसन्नता है कि ऐसे योग में संगम पर स्नान करने का मौका हमको मिला। मैं हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत सुंदर व्यवस्था यहां पर हुई है। मेले में आने वाला हर व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न है और मैं ऐसा मानता हूं एक नया इतिहास और एक नया रिकॉर्ड यहां पर बन रहा है। जिस प्रकार से श्रद्धालुओं ने यहां पर दर्शन लिए हैं, जिस प्रकार से डुबकी लगाई है, जिस प्रकार से गंगा मैया की एक प्रकार से आराधना की है, तो मैं मानता हूं कि एक नया रिकॉर्ड बना है। और दुनिया के लोग भी अचंभित है कि ये जो आस्था है हमारे देश की, ये जो आस्था का कुंभ हमको देखने को मिलता है, ये आस्था को देखते हुए दुनिया अचरज में है कि इतने लोग कैसे आए, इतने लोग मैनेज कैसे हुए और इतने लोगों ने डुबकी कैसे लगाई। तो मैं ये मानता हूँ यही हमारी भव्यता है, यही हमारी दिव्यता है, यही हमारा कुंभ है। 50 करोड़ का आंकड़ा सर लगभग पूरा होने वाला है। अभी भी लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कोने कोने से लोग पहुँचे हुए हैं। देखिए, यही मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी संस्कृति में हमारी संस्कृति की महानता है कि लोग यहाँ खींचे चले आते हैं और हर व्यक्ति का ये सपना होता है कि वो यहाँ पर आए। तो जो लोग नहीं भी पहुँच पाए, वो लोग भी जो पहुँच रहे उनको कहते हैं कम से कम यहाँ से थोड़ा गंगा जल लेकर आ जाना भाई, तो हम लोग उसका पुण्य पालेंगे। तो ये बहुत बड़ी आस्था हमारे देश में है। बहुत ही अच्छा लगा, भावपूर्ण एक मन में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक फीलिंग है। बहुत सुंदर, बहुत उम्दा और 50 करोड़ देशवासियों ने यहाँ आस्था की डुबकियाँ लगाई है और उनमें से एक हम भी है। इसका आनंद है और बहुत ही एक अद्वितीय अनुभव था। अगला कुंभ महाराष्ट्र में ही होना है, नासिक में, तो उसके लिए हैं आप लोग उत्साहित, क्योंकि अब देवेंद्र जी पूरा कार्यभार संभालेंगे? बहुत उत्साहित है और बहुत अच्छा उसका पूरा अभी से प्रयास कर रहे कि बहुत खूबसूरत ऐसा वो भी अनुभव हो और ज़रूर सब लोग आएंगे, इसकी आशा और इसका यकीन है। तो ये यहाँ से यहाँ का जो कुंभ की तैयारियां हैं, ये वहाँ के लिए बनेगी नज़ीर की इससे बेहतर कुंभ हो नासिक का? बस यही है कि लोग बहुत आस्था से आते हैं और उनकी व्यवस्था अच्छी हो, यही इच्छा है और यकीनन होएगी भी। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। कैसा लगा, कैसी व्यवस्था है, कैसी लगी? सारी व्यवस्थाएं अच्छी है और 50 करोड़ भारतीयों ने कुंभ में डुबकी लगाई है आस्था की और हम भी उनमें एक है, उसका आनंद है। योगी जी को क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे योगी जी? धन्यवाद कहना चाहेंगे, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा पूरा व्यवस्था जैसे आपने बोला बहुत अच्छी थी। योगी जी धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका दौरे से भारत लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 10 को 2 दिवसीय यात्रा पर फ्रांस गए थे। इसके बाद 12 फरवरी को प्रधानमंत्री अमेरिका के लिए रवाना हो गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक फ्रांस यात्रा नई दिल्ली और पेरिस के रिश्ते को मजबूत करने वाली साबित हुई है। इस दौरान दोनों देशों ने 10 MOU समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत फ्रांस ने जिन MOU समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं
उनमें AI पर भारत फ्रांस घोषणा पत्र, भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के लिए 2026 के लिए लोगों की लॉन्चिंग, फ्रांसीसी स्टार्टअप इंक्यूबेटर स्टेशन ऑफ इन 10 भारतीय स्टार्टअप की मेजबानी के लिए समझौता, उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टरों और लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों पर साझेदारी स्थापित करने के उद्देश्य की घोषणा, त्रिकोणीय विकास संबंधी सहयोग की घोषणा, मार्सिले में भारत के वाणिज्य दूतावास का संयुक्त उद्घाटन शामिल है। इसके अलावा भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और फ्रांस के इंस्टीट्यूट नेशनल de रिसर्च एंड इंफॉर्मेटिव एट एंड ऑटोमेटिक के बीच इंडो फ्रांच सेंटर फॉर डिजिटल साइंसेस की स्थापना के लिए आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मार्सिले में मजारेगूस युद्ध कब्रिस्तान गए थे। मजारेगूस युद्ध कब्रिस्तान यूरोप में शांति के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान के इतिहास का प्रतीक है। दोनों नेताओं ने यहां सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डीआईजी अजय कुमार साहनी और एसएसपी के मार्गदर्शन में जनपद में अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस क्रम में थाना मंडी पुलिस ने 4 अपराधियों को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। एसपी सिटी व्योम बिंदल और सीओ प्रथम नगर अशोक कुमार सोदिया के नेतृत्व में इन अपराधियों को उनके घरों पर नोटिस चस्पा कर जिले की सीमाओं से बाहर रहने की हिदायत दी गई। बता दें कि अपराधियों के घरों पर ढोल बजाकर मुनियादी कराई गई और ये चेतावनी दी गई कि अगर कोई इनमें से दिखाई दे तो पुलिस को सूचित किया जाए। दिल्ली में अब नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने का इंतजार भी अब खत्म हो गया है। अब जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है। 17 या 18 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। बीजेपी के 48 में से 15 विधायकों के नाम छाटे गए हैं। इसमें से 9 नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इन्हीं में से मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय किया जाएगा। भाजपा में सीएम चेहरे को लेकर कई नाम चल रही हैं। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आप पर तंज कसते हुए क्या कहा, सुनिए। अभी तो 8 दिन हुए हैं, 60 महीने के लिए चुना है और दिल्ली में बेहतर सरकार चला कर देंगे। जिन लोगों ने पिछले 11 वर्षों में दिल्ली को विनाश के रास्ते पे ले जाने का काम किया था, प्रदूषण, गंदगी, इन सब से और भ्रष्टाचार से दिल्ली को खराब किया। हमने दिल्ली की जनता को कहा कि हम ईमानदार सरकार देंगे और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त, और जो सड़कें गंदी है यमुना जी में जो सफाई नहीं उसको भी साफ करके देंगे और एक अच्छी सरकार बनाकर देंगे। आप इंतजार कीजिए, जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। एक जनता की चुनी हुई 2/3 बहुमत की सरकार आएगी और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाकर दिखाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।